नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सोनी का हार्दिक ताकि हमने पिछले सत्र में नीतियाँ हैं, नया जो काव्य सिद्धांत का एक नया सिद्धांत विषय में हम शुरू किया था, आपको चर्चा की थी इस पर कि रीति क्या है। रीति तो अगर हम बात करें एक प्रथा, एक पद्धति, एक परंपरा, एक तरीका, ये हम रीति कह सकते हैं। लेकिन अलग अलग विद्वानों के द्वारा रीति को अलग अलग रूप बताया गया कि रीति से तात्पर्य क्या है। अब चूंकि जैसे हमने देखा कि हमारे जो को काव्य की किया प्रयास किया था कि अलंकारों के माध्यम से अलंकार जो सिद्धांत दिया था, इसी प्रकार से भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना था। इसी क्रम में ये जो वामन आचार्य वामन है, इन्होंने क्या कहा है, जो रीति है वही काव्य की आत्मा है। और इसके विषय में हमने देखा कि रीति जो है वामन के द्वारा रीति के 3 प्रकार बताए गए। हालांकि हम बात करें, अगर रुद्रट की बात करें, आनंद वर्धन की बात करें, दंडी की बात करें, सभी के द्वारा किसी के द्वारा 2, 3 के 4, 5 रीतियों के बताए गए हैं। अगर हम सर्वमान्य मत की बात करें तो सर्वमान्य मत क्या है, जो वामन ने दिया है, यानी 3 प्रकार की रीतियां हैं। पहली वैदर्भी है हमारी गौड़ी, और तीसरी पांचाली। अब चूंकि विदर्भ प्रदेश के विद्वानों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो रीति थी वो क्या कहलाई, स्थान विशेष के आधार पर इसका नामकरण देता दिया। ये तीनों स्थान विशेष थी, इन्हीं के आधार पर इसका नामकरण। इसी प्रकार से अगर हम गौड़ी रीति की बात करें तो गौड़ प्रदेश में जो विद्वान रहे उनके द्वारा जो सबसे ज्यादा प्रचलन में लाई गई, इसलिए गौड़ी कहलाई। पांचाल प्रदेश के विद्वानों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने के कारण ये पांचाली कहलाई। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। रीति सिद्धांत के विषय में पढ़ते हैं, और ये प्रतिपादक जो है कौन है, आचार्य वामन है। आचार्य वामन वही है जिन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। जो काव्य के मूल तत्व होते हैं, उन सभी तत्वों की शोभा बढ़ाने वालों में रीति, ठीक है। इसी क्रम को बढ़ाते हैं। हमने देखा कि पांचाल देश में कवियों के अधिक प्रचलन के कारण वो पांचाली कर रही, ठीक है। वामन ने मूलतः 10 गुण माने। वामन ने कितने माने, वामन ने मूलतः, ठीक है, मूलतः 10 गुण माने, ठीक है। 10 गुण कौन कौन से, उन 10 गुणों को देख लेते हैं। पहला ओज है, ओज है। प्रसाद आदि गुण है, ठीक है। श्लेष, ठीक है। समता समाधि, समाधि, ठीक है। ये गुण है जो कि आचार्य वामन बताए गए हैं। हमें ध्यान रखना है 10 गुणों को उन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत। माधुर्य, माधुर्य और प्रसाद तो सर्वमान्य मत इन 3 गुणों को पढ़ते ही है, ठीक है। कुमारता, कुमारता, ठीक है। उदारता, अभिव्यक्ति और कांति, ठीक है। अभिव्यक्ति और कांति। उन्होंने रीति को गुणासित मानते हुए, इन्होंने वामन ने, उन्होंने रीति को गुणाश्रित मानते हुए, यानी गुणों पर आधारित मानते, ठीक है, आश्रित मानते हुए, दोनों रीति को गुणाश्रित मानते हुए गुणों के भी 2 भेद बताए हैं। गुण क्या बताए हैं, के भी 2 भेद किए, ठीक है। कौन से देखिए, पहला शब्द गुण, ठीक है, शब्द, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, अर्थ गुण। पहला शब्द गुण, अर्थ। वैसे तो उन्होंने जो है वामन ने 10 गुण माने, जैसा कि ओज है, प्रसाद है, श्लेष है, समता है, समाधि, सुकुमारता, उदारता, अभिव्यक्ति और क्रांति, क्रांति नहीं कांति। तो इसे इसके बाद उन्होंने क्या कहा, रीति को गुणाश्रित माना। रीति को क्या माना कि ये जो गुण बताए इन पर आश्रित ही उन्होंने रीति को माना, और इसके आधार पर उन्होंने 2 प्रकार के भेद कर दिए। 10 के बाद क्या, इनके 10 को बांट दिए, एक शब्द गुण, अर्थ गुण की तरह, ठीक है। शब्द गुण क्या, देखिए, शब्द गुण जिसमें सभी प्रकार के व्यंजनों, शब्द गुण, ठीक है, में सभी प्रकार के व्यंजनों, ठीक है, सभी प्रकार के व्यंजनों
ठीक है, व्यंजनों, सभी प्रकार के व्यंजन है, वर्ण योजनाओं, ठीक है, व्यंजन को तो साथ ही देख लेंगे, वर्ण योजनाओं, ठीक है, कि व्यंजन कैसे बने हैं, व्यंजनों के माध्यम से जो वर्ण है वो उसमें ही हमने स्वर और व्यंजन दोनों है, तो दोनों को ही इसमें शामिल किया, यानी वर्ण योजना, पदबंध, ठीक है, क्या है, पदबंध, अथवा अथवा जो शब्द संयोजन है, ठीक है, संयोजन यानी शब्दों को मिलाकर जो लिखे गए हैं, शब्द संयोजन, ठीक है, का चमत्कार सम्मिलित है, का चमत्कार क्या है, सम्मिलित, ठीक है, यानी शब्द गुण में क्या क्या आ रहे हैं, देखो, वर्ण योजना में सभी आ जाते हैं, पदबंध आ जाते हैं, और शब्द संयोजन का जो चमत्कार है वो किसके अंतर्गत आना है, शब्द के अंतर्गत, किसके द्वारा माना गया, आचार्य वामन के द्वारा, क्यों, हैं, और इन 10 गुणों का क्या उन्होंने तो माना है, इसीलिए दो भागों में एक शब्द और एक अर्थ। अर्थ गुण क्या है, देखते हैं, अर्थ गुण, ठीक है, दो गुण दो होता है, अर्थ गुण, अर्थ गुण क्या है, जिनका आधार अर्थ सौंदर्य है, क्या है, जिनका आधार, जिनका आधार क्या है, अर्थ सौंदर्य है, ठीक है, काव्य में क्या नाम दिया है, अर्थ सौंदर्य, ठीक है, व्यक्ति अर्थ के सौंदर्य की जब अभिव्यक्ति करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अर्थ सौंदर्य, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्थ गुण के मूल में बामन ने क्या है, अर्थ गुण के मूल, अर्थ गुण के मूल में वामन ने, आचार्य वामन ने, ठीक है, वामन ने रस ध्वनि अर्थालंकार, क्या क्या किस किस को शामिल किया है, रस, ध्वनि, अर्थालंकार, अलंकार क्या है, जिनमें अर्थ के माध्यम से काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अलंकार के अर्थ, ठीक है, एक शब्दों के माध्यम से होता है, एक अर्थ के माध्यम से, तो अर्थ गुण के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या लिया है, यानी काव्य का सौंदर्य कैसे अभिव्यक्त होता है, कैसे उसकी आत्मानुभूति, ये रस के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम, इनमें अर्थ गुण के अंतर्गत उन्होंने इन सभी तत्वों को शामिल किया, ठीक है, अर्थ लगा, तथा शब्द शक्ति के भावात्मक सौंदर्य, तथा शब्द शक्ति के भावात्मक सौंदर्य, ठीक है, भावात्मक सौंदर्य, भावात्मक सौंदर्य तथा दोषों के अभाव को शामिल किया, तथा दोषों के अभाव को क्या किया है, शामिल किया है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर बामन ने क्या किया है, जो उसी शत्रुघ्न के, तो अर्थ गुण में क्या क्या माना, जैसे रस, ध्वनि, अर्थालंकार और शब्द शक्ति, इनका जो भावात्मक सौंदर्य है और दोषों का अभाव, यानी काव्य के अंतर्गत दोष नहीं होने चाहिए, इसको ही क्या माना है, अर्थ गुण में शामिल किया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन्हीं शब्द गुणों और अर्थ गुणों के समावेश के कारण, इन्हीं शब्द गुणों और अर्थ गुणों के समावेश के कारण, समावेश के कारण बामन ने वैदर्भी रीति की प्रशंसा की है, क्या की है, वैदर्भी रीति की प्रशंसा की है, वैदर्भी रीति की प्रशंसा इसके कारण की है कि वैदर्भी रीति में क्या है, इस शब्द गुण और अर्थ गुण समावेश किसने माना है, वैदर्भी में, प्रशंसा के अंदर क्या है, सभी प्रकार के दोषों से रहित, क्या कहा है, सभी प्रकार के दोषों से रहित, ठीक है, सभी प्रकार के दोषों से रहित, ठीक है, सभी गुणों, सभी गुणों, 10 शब्द गुण, 10 शब्द गुण, ठीक है, 10 शब्द गुण
तथा 10 अर्थगुण सहित, तथा 10 अर्थगुण सहित, ठीक है, अर्थ सहित कह रहा है, ये बाम है, वामन के द्वारा जो है सहित, वीणा के स्वर के समान, क्या है, वीणा के स्वर के समान, वीणा के स्वर के समान, ठीक है, के समान मधुर वैधर्वी रीति मानी जाती है। के समान मधुर जो है, कौन सी मानी जाती है, वैधर्वी रीति मानी जाती है, रीति मानी जाती है। यहाँ पर उसकी प्रशंसा के संदर्भ का दृष्टांत दिया है बावन ने, देखिए, जैसे वीणा का स्वर होता है जो कानों को रस बोल देता है, जो हृदय के से हृदय के मन में आकांक्षा या एक एक जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है, वैसी वीणा का स्वर किसको माना है, वैधर्वी रीति माना है। यानी ये क्या, सभी प्रकार के दोष सहित है, सभी 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण सहित किस इसके वीणा के स्वर के समान वैधर्वी रीति माना गया है, ठीक है। यानी वैधर्वी रीति, जैसा कि मैंने कहा कि ये क्या, एक मधुर का क्या करती है, एक मधुर रस है इसके अंदर, एक ओज भी कह सकते हैं इसमें वैधर्वी रीति के अंतर्गत, ठीक है, तो उसे क्या माना गया है, मधुर और ओज जो है वो वैधर्वी रीति है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीति के सभी अंगों और उप अंगों को विवेचन कर लेने के पश्चात, ठीक है, रीति के रीति के सभी अंगों सभी अंगों और उप अंगों का विवेचन कर लेंगे के पश्चात, और अंगों का विवेचन कर लेने के पश्चात वामन ने रीति की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। वामन वामन की रीति की परिभाषा भाषा इस प्रकार की जा सकती है, गुण रस ध्वनि, क्या है, गुण है जिसमें, रस है गुण रस ध्वनि, अलंकार युक्त तथा दोष मुक्त, क्या है, अलंकार युक्त, ठीक है, गुण रस ध्वनि अलंकार युक्त तथा दोष मुक्त शब्द, तथा दोष मुक्त तो शब्द गुच्छ है, ठीक है, शब्द गुच्छ का नाम का नाम ही क्या है, शब्दों का गुच्छा, यानी वाक्य हैं, कैसे हैं, जो गुण से युक्त हैं, जो रस से युक्त है, जिसमें ध्वनि है, अलंकार का प्रयोग है, दोषों का भाव है, ऐसे शब्द को क्या माना गया, रीति माना गया है। ये सभी जो हमने अंग की जो विवेचना की है उसके आधार पर वामन की परिभाषा इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। काव्य में रीति का स्थान, अब यहाँ देखते हैं हम काव्य में रीति का क्या स्थान, ठीक है, काव्य में रीति का स्थान, रीति का स्थान, जैसे हमने अलंकारों के विषय में पढ़ा कि अलंकार स्थान है, तो विभिन्न दृष्टांतों के भामाने आचार्य भामा, तो इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि जो रीति है उसका काव्य में क्या स्थान है। तो देखिए, रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले, क्या है, रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले हैं, काव्य की आत्मा मानने वाले, ठीक है, काव्य की आत्मा मानने वाले वामन, ध्यान रखना, वामन नहीं आत्मा मानिए, ठीक है, वामन उसकी काव्यगत स्थिति के संदर्भ में कहते हैं, वामन की काव्यगत स्थिति के संदर्भ में कहते हैं, क्या कहते हैं, एताशु तीशु, क्या है, एताशु तीशु, एताशी तीशु लेख स्विव, लेख
स्वीव है, ठीक है। चित्रम काव्यम, चित्रम काव्यम प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित है। यानी एतासु, इन तीनों में जो रेखा चित्र बताया गया है तीनों के माध्यम से, किसके माध्यम से, जैसे हमने पढ़ा कि बैतूल है, पौड़ी है और पांचल, इन चित्रों का प्रतिष्ठित भी क्या माना गया, रीति माना गया है, ठीक है। अर्थात जिस प्रकार, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अर्थात, अर्थात जिस प्रकार, जिस प्रकार रेखाओं के भीतर चित्र समा जाता है, रेखाओं के भीतर चित्र समा जाता है, कि चित्र समा जाता है, उसी प्रकार रीतियों के भीतर, उसी प्रकार, है, क्या है, रीतियों के भीतर, क्योंकि इधर काव्य समाविष्ट हो जाता है, काव्य समाविष्ट हो जाता है। देखिए बामन ने किस प्रकार से को एक्सप्लेन किया है कि रेतासु तीसु रेखस्व चित्र काव्य प्रश्न, यानी ये तीनों का रीतियां हैं जो इसमें चित्र काव्य रेखा चित्र के माध्यम से जो चित्र उपस्थित किया जा रहा है वो काव्य की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। अर्थात जिस प्रकार रेखाओं के भीतर चित्र समा जाता है उसी प्रकार रीतियों के भीतर काव्य समा जाता है, यानी चित्र के माध्यम से उन्होंने काव्य में रीति के महत्व को इस करने का प्रयास किया है कि जैसे रेखाएं जो होती हैं वो रेखाएं क्या करती हैं, उसको रेखाओं के माध्यम से बन जाता है और चित्र उसमें समाविष्ट हो जाता है, किसमें, रेखाओं में। उसी प्रकार से रीति जो है, रीतियों के जो भीतर काव्य है वो अंदर उसके अंतर्गत समाविष्ट हो जाता है। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर काव्य में रीति के महत्व को स्पष्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह उक्ति वामन की आत्मा को, यह उक्ति, यहाँ तक तो ठीक था कि उन्होंने काव्य की जो है आत्मा माना किसको, काव्य की तीन प्रकार व्यक्तियों का भिन्न भिन्न प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने इस प्रकार से कहा कि चित्र के भीतर क्या है, रेखा, रेखाओं के भीतर चित्र समा जाता है, तो ये रेखाओं के भीतर चित्र नहीं समाता, अभी समष्टिगत रूप। यहाँ पर थोड़ा सा विद्वानों के द्वारा इनको स्वीकार नहीं किया गया, तो यहाँ का क्या कहा गया, यह उक्ति वामन की, यह उक्ति, यह उक्ति क्या है, वामन की, वामन की आत्मा को स्थूल रूप पर ले आती है, वामन की आत्मा को, ठीक है, आत्मा स्थूल रूप पर ले आती है, स्तर पर ले जाती है, स्तर पर ले जाती है। स्थूल स्तर से क्या तात्पर्य दोस्तों, यानी स्थूल क्या है, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि केवल और केवल बाहरी वर्णन किया हो, इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है, जहाँ पर वो एक तरफ ये कहती हैं कि जो रीति है वो काव्य की आत्मा है, लेकिन इस तर्क के माध्यम से विद्वानों ने क्या कहा, ये इनकी वामन की आत्मा स्थूल स्तर पर चली गई है। क्यों, क्योंकि रेखाओं के अंदर चित्र समा नहीं जाता है, बल्कि उसका एक समष्टिगत रूप होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि जिस प्रकार रेखाएं नहीं, क्योंकि क्योंकि जिस प्रकार, जिस प्रकार रेखाएं नहीं, रेखाएं नहीं, रेखाएं नहीं, उनका समष्टिगत प्रभाव चित्र है, का समष्टिगत प्रभाव क्या है, चित्र है, ठीक है, वो चित्र है। उसी प्रकार रीतियां भी काव्य नहीं है, उसी प्रकार रीतियां भी काव्य जो है नहीं है, यानी रेखाओं के माध्यम से काव्य को की रीति, तो यहाँ दिया गया कि ये उनका स्थूलीकरण है। अर्थात जैसे रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है, रेखाओं के अंतर्गत चित्र, पितु उसका समष्टिगत रूप ही चित्र है, जो रेखाओं के माध्यम से चित्र को दर्शाया जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रेखाओं ही
क्या है उसमें चित्र है, अपितु समस्त उसका पूर्ण संपूर्ण रूप उसका चित्र माना गया है। उसी प्रकार रीतियां काव्य नहीं हो सकती, क्योंकि रीतियां हैं काव्य के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काव्य का चमत्कार रीतियों से भिन्न होता है। काव्य का चमत्कार जो है, काव्य का चमत्कार रीतियों से भिन्न होता है। ठीक है? इस प्रकार बामन का रीति को, इस प्रकार बामन का रीति को, बामन का रीति को सौंदर्य मानना, रीति को क्या मानना, सौंदर्य मानना। ठीक है, सौंदर्य मानना, शरीर को ही आत्मा मानना है, शरीर को ही आत्मा मानना है। यानी अगर हम कहें तो भारी सौंदर्य बताया जा रहा है कि बामन का रीति को सौंदर्य माना, रीति को ही सौंदर्य माना है। यानी उन्होंने मानो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर की आत्मा माना। आत्मा जो शरीर हम ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पर उसने क्या स्पष्ट हो रहा है कि बामन ने रीति को सौंदर्य माना है, ऐसे जैसे शरीर हाँ मान लिया। ठीक है, काव्य की आत्मा रस ही है। क्या है? काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा रस ही है। ठीक है? रस ही है, जिसकी इस सिद्धांत में उपेक्षा पूर्ण है, जिसकी इस सिद्धांत में उपेक्षा पूर्ण है, उपेक्षा पूर्ण ही है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि काव्य की आत्मा जो है वो रस मानी गई है। ठीक है, तो और इसी रस को क्या किया गया है, तो तिरस्कृत किया गया है, या हम कहें कि उसकी उपेक्षा की गई है, उसको महत्व नहीं दिया गया है आचार्य बामन के द्वारा। ठीक है, जबकि काव्य की आत्मा तो रस ही गई। बामन के पश्चात रुद्रट आनंदवर्धन, बामन के पश्चात रुद्रट आनंदवर्धन, आनंदवर्धन, राजशेखर कुंतक राजशेखर कुंतक मम्मट। ठीक है, मम्मट विश्वनाथ आदि विद्वानों ने, विश्वनाथ आदि विद्वानों ने, ठीक है, आदि विद्वानों ने, ठीक है, विद्वानों ने रीति का विवेचन तो किया, रीति का विवेचन तो किया, लेकिन उसे सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं, लेकिन से सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि बामन का क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इन्होंने रस, जो काव्य की आत्मा जो रस होती है, उसी रस की इस सिद्धांत के अंतर्गत उपेक्षा की गई, उसको नहीं दी गया। इसीलिए बावन के पश्चात जितने भी विद्वान हुए, चाहे वो रुद्रट है, आनंदवर्धन है, राजशेखर है, कुंतक है, मम्मट है, विश्वनाथ, इन सभी विद्वानों ने क्या किया, हालांकि रीति का विवेचन तो किया है, लेकिन इसे एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसका जो मूल तत्व है उसी की उपेक्षा आचार्य बामन के द्वारा की गई है, इसीलिए इस सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आनंदवर्धन और रीति। आनंदवर्धन ने रीति का के बारे में क्या बताया, इसको यहाँ पे देखिए। ठीक है, आनंदवर्धन और रीति, और देखिए, आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा। आचार्य आचार्य आनंदवर्धन ने, आनंदवर्धन
रीति को क्या कहा? संघटना कहा है। ठीक है, ध्यान रखना है के द्वारा रीति को क्या कहा गया है। अलग अलग विद्वानों को अलग अलग बात कही गई है। तो ये संगठना किसने कहा? रीति को आचार्य आनंदवर्धन, ठीक है, संगठन के रूप में स्वीकार किया, यानी वर्ण संयोजन के आधार पर है। ठीक है, इन्होंने रीति को समाज से जुड़ा हुआ माना। इन्होंने रीति को समाज से जुड़ा हुआ माना। रीति को समाज से जुड़ा हुआ माना। समाज से इसको माना, किसने माना है? आनंदवर्धन ने। और इन्होंने ही रीति को क्या कहा? संगठना कहा। संगठन का संगठन के रूप में स्वीकार किया। इनके अनुसार संगठना गुण के आश्रित रहती है। इनके अनुसार जो संगठना है गुण के आश्रित है, आश्रित रहती है। ठीक है? उनके आश्रित रहती है तथा मूल रस की साधना है। तथा मूल रस की क्या है? साधना है। कौन? रीति। यानी इन्होंने संगठना गुण के आश्रित रहती ये बात कही, और मूल रस की साधना माना है रीति को। ठीक है, रस को व्यक्त करना ही संगठना का कार्य है। रस को व्यक्त करना ही क्या है? संगठन का कार्य है। ठीक है, यानी इन्होंने पहली बात तो संगठना कहा है, और संगठना जो गुण के आश्रित रहती है, मूल रस की साधना है। ठीक है, और रस को व्यक्त करना संगठना का कार्य है। यानी जो पाठक होता है, जो श्रोता है, ठीक है, ये क्या है? ये काव्य को कब पसंद करते हैं? कब इसको जब काव्य इन्हें आह्लादित करे, इन्हें प्रसन्नचित करे। तो प्रसन्नचित कब होता है पाठक या श्रोता? जब काव्य में रस के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो इसी रस की अभिव्यक्ति को संगठना का कार्य कहा है रीति के माध्यम से। किसने? आनंदवर्धन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आचार्य आनंदवर्धन ने गुण को आचार्य आचार्य आनंदवर्धन ने गुण को, किसको? गुण को चित्रवृत्ति का पर्याय माना। क्या माना है? वृत्ति का पर्याय माना। वृत्ति का पर्याय माना। ठीक है? इन्होंने माना, इन्होंने ये माना, किसने? आनंदवर्धन ने। क्या माना? श्रृंगार आदि कोमल रस है। क्या है? श्रृंगार जो है, श्रृंगार आदि कोमल रस है, कोमल रस है, जिनके द्वारा माधुर्य गुण चित्त को द्रुत करता है। जिनके द्वारा जो माधुर्य गुण है, ये क्या करता है? चित्त को करता है, यानी गति प्रदान करता है। ठीक है, यानी पाठक जब इसको पढ़ता है तो संज्ञा है, तो इसके द्वारा क्या होता है? माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण को क्या माना गया है? रीति के अंतर्गत। रीति के जो 3 भेद हम बता रहे हैं, उनमें से जो अगर हम बात करें तो एक माधुर्य गुण पर आश्रित है, और हम केवल एक की अगर तीनों की बात करें, किसी ना किसी गुणों पर आश्रित है। और इसीलिए श्रृंगार जो कोमल रस है के माध्यम से इन्होंने क्या बताया है कि जो है ये जो कोमल रस है, जिसके द्वारा माधुर्य गुण चित्त को हमारे मस्त मन करता है। इस रीति में श्रृंगार आदि में जो कौन सा रस होता है? कोमल रस होता है। और कोमल रस किसके माध्यम से अभिव्यक्त होता है? माधुर्य गुण के माध्यम से। तो इसका मतलब क्या है? ये जो गुणों पर आश्रित है, और गुणों को चित्तवृत्ति का पर्याय माना है आनंदवर्धनाचार्य ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रौद्र आदि कठोर रसों के द्वारा। क्या है? रौद्र रौद्र आदि कठोर रसों के द्वारा, ठीक है, रौद्र आदि रसों के द्वारा ओज गुण चित्त को दीप्ति प्रदान करता है। ओज गुण
चित्त को क्या करता है, दीप्ति प्रदान करता है। ठीक है, दीप्ति यानी चमक, एक आभा, दीप्ति प्रदान करता है। यानी जो आ, ये जो रस है, ये जो अगर श्रृंगार आदि जो कोमल रस था, इस कोमल रस में क्या है, माधुर्य गुण जो है चित्त को क्या करता है, द्रुत करता है। रौद्राजी जो रस है, ये ओज गुण क्या करते हैं, चित्त को क्या करते हैं, माधुर्य गुण तो चित्त को द्रुति प्रदान करता है। ओज गुण जो है वो चित्त को दीप्ति प्रदान करता है। यानी एक तेज, एक प्रभाव जो है हृदय के दिल में प्रभाव एक पैदा करता है, वो कौन करता है, रौद्र के माध्यम। नेक्स्ट देखिए, प्रसाद गुण चित्त को व्याप्ति देता है। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण चित्त को क्या देता है, व्याप्ति देता है, ये व्यापक प्रदान करता है, विस्तृत विवेचन करता है, चित्त को व्याप्ति देता है, प्रदान करता है, व्यापकता प्रदान करता है। तो दोस्तों जैसे हमने कहा कि श्रृंगार रस जो माधुर्य गुण है वो क्या करता है, चित्त को, जैसे हमने कहा, द्रुत प्रदान। ठीक है, जैसे एक समुद्र में तरंगे उठती हैं, से तरंगे जो है मन मस्तिष्क में उठने लगती है। ठीक है, इधर उन्होंने कहा कि जो हमारा रौद्र है वो क्या करता है, दीप्ति प्रदान करता है। तो दीप्ति क्या है, एक चमक। ठीक है, जैसे रौद्र आवासी पैदा होती है, ऐसे ही के माध्यम से पैदा होती है। दूसरा हमने देखा प्रसाद गुण जो व्याप्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों व्याप्ति क्या है, व्याप्ति जो है वो है विस्तार। क्या करता है, विस्तार प्रदान करता है। किसका विस्तार करता है, यानी उदार चित्त की व्यापकता का द्योतक माना गया है, विस्तार करता है। उदार जो चित्त होता है उसकी व्यापकता का द्योतक जो माना गया है, वो कौन माना गया कि इसी के माध्यम से व्याप्ति होती है। व्याप्ति यानी है, ये मिलता है हमें प्रसाद के माध्यम से। ठीक है, तो ये प्रसाद गुण। ठीक है, तो अगले सत्र में दोस्तों हम जो है इसके मम्मट है, मम्मट आदि है, जैसे मम्मट है, साथ है, उसमें बामन के द्वारा 3 भेद किए गए, उनको से अगले सत्र में वर्णन करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, आचार्य बामन ने इस प्रकार से सिद्धांत किए, इन तथ्यों के साथ महत्वपूर्ण जो वो मैंने किए। साथ ही हमने ये देखा कि आचार्य बामन और आचार्य आनंद के जो विचार हैं, इसको लेकर रीति को लेकर उसके क्या मत प्रस्तुत है, वो यहाँ पे देखा। अगले सत्र में जो इसका ठीक है।